मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम शुभेंदु मजूमदार है। मैं शार्प को रिप्रेजेंट करता हूँ। शार्प कई प्रोडक्ट्स बेचती है इंडिया में, जिसमें से एक अहम प्रोडक्ट है एयर प्योरीफायर्स। मैं नेशनल प्रोडक्ट मैनेजर फॉर एयर प्योरीफायर बिजनेस इन इंडिया फॉर शार्प। आई एम वेरी हैप्पी कि वेस्टीज ने ये डिसाइड किया है कि एयर प्योरीफायर्स को आपके थ्रू प्रमोट करेंगे। तो आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एयर प्योरीफायर किस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल को बदल सकता है, हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है और किस तरीके से पोल्यूटेंट्स को निकाल के हमें एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। हमने पिछले जो भी प्रेजेंटेशंस या वीडियो एवी हमने देखा है, हमने दो चीज़ इस्टेब्लिश किया है उसमें। एक तो ये है कि हम लोग ज़्यादातर समय जो है इंडोर एनवायरनमेंट में रहते हैं। जब हम इंडोर की बात करते हैं, इंडोर का मतलब है चार दीवारी के अंदर या सीलिंग के नीचे। आउटडोर का मतलब है आसमान के नीचे, खुली आसमान के नीचे। सो आप ये खुद अगर आप कैलकुलेट करेंगे कि आप ये देखेंगे कि 90%, 85 to 90% समय जो है हम इंडोर एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। सो ये एक बहुत अहम पॉइंट है हमारे एयर प्योरीफायर बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए। सेकंड पॉइंट जो हम यहाँ एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि इंडोर ज़्यादा पोल्यूटेड है कि आउटडोर ज़्यादा पोल्यूटेड है। जाहिर सी बात है, हम लोग सब समझते हैं कि आउटडोर ज़्यादा पोल्यूटेड है, बट ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। फैक्ट ऑफ द मैटर, बहुत सारे स्टडीज़ किए गए हैं और बहुत सारे रिसर्च में ये पता लगा है कि इंडोर इज मोर पोल्यूटेड देन आउटडोर। इनफैक्ट 5 to 10 times मोर पोल्यूटेड देन आउटडोर। अब इसमें ऐसा क्या चीज़ है, why is इंडोर मोर पोल्यूटेड देन आउटडोर? रीज़न बहुत सिंपल है कि इंडोर में कॉन्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा है। आपको आउटडोर में व्हीकल, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स मिलेंगे, ओपन ड्रेन से आपको स्मेल मिलेंगे, ट्री पोलन मिलेंगे, बट इंडोर कई और चीज़ें ऐड हो जाते हैं। जैसे फर्नीचर्स हैं, फर्नीचर्स पोल्यूट करता है बहुत तरीके से, बिकॉज फर्नीचर हम बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं बेड के अंदर, बॉक्स बेड के अंदर। तो बॉक्स बेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल देंगे तो वो साफ़ सफाई नहीं हो पाती। कबर्ड्स, जो कबर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कबर्ड्स के पीछे बहुत सारे गंदगी पैदा होते हैं। जैसे बिल्डिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं, सीलन होती है हमारे घर में, दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूट टू वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन इन द इंडोर एयर। हमारे इंडोर के पोल्यूटेंट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि हर एक कैटेगरी को शार्प के एयर प्योरीफायर किस तरीके से लिमिट कर। हम मिसेस देव को बुलाएंगे, हु विल डू अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज, और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक चार्ज किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। मिसेस देव, प्लीज कम। हाय। ओके, सो लेट मी स्टैटिक चार्ज के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा ब्रीफली कि स्टैटिक चार्ज किस तरीके से क्रिएट होता है, किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है। किसी भी एसी एनवायरनमेंट में ड्राइनेस हो जाती है और जितने भी नॉन कॉटन सरफेसेस है वहां पे जब फ्रिक्शन होते हैं तो स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है। दीज आर द कंडीशंस, इस कंडीशन में स्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है। अब एक कंडीशन की बात सोचिए, जब हम रात को सोते हैं तो हेयर इज अ ड्राई सरफेस, पिलो नॉन कॉटन सरफेस, तो जो फ्रिक्शन होती है रात भर वहां स्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है। जहां पे भी होता है, जितने भी इनविजिबल पार्टिकल्स है जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है कि इनविजिबल पार्टिकल्स है, वो सारे के सारे जहां स्टैटिक चार्ज है वहां अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, लाइक डेली रूटीन में हर हाउस होल्ड में एक प्रोसेस होता है, स्वीपिंग, मॉपिंग एंड डस्टिंग, राइट? तो ये जो डस्ट हर जगह पे हम लोग देखते हैं, इज इट बिकॉज ऑफ स्टैटिक चार्ज? ये जो डस्ट हमें दिखाई देती है वो बहुत हेवी डस्ट है जो हमें दिखाई देती है, बट वो एक बहुत छोटा हिस्सा है प्रॉब्लम का। जो वो बड़े पार्टिकल्स जो हमें दिखाई देते हैं वो हमारे शरीर में इतना नुकसान भी नहीं करता है जितने इनविजिबल पार्टिकल्स करते हैं। जो आपने हमारे जो कैटेगरी 1 प्रॉब्लम्स में हमने डिस्कस किया था, PM1, PM 2.5, जो हमारे बाल के, ह्यूमन हेयर के कम से कम 100th हिस्सा है। 100th हिस्सा मतलब इतना माइक्रो पार्टिकल्स वो हमें दिखाई नहीं दे, जो हमने अभी प्रेजेंटेशन में देखा था। अब क्या है कि जो पार्टिकल नहीं दिखते वो, जाहिर बात है वो बहुत हल्के होंगे। जो हल्के
पे स्टैटिक चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जहां पे अट्रैक्ट हो गए फिर दे आर कमिंग क्लोजर टू यू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सर्दी के टाइम पे हम स्वेटर पहनते हैं, जब स्वेटर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो एक चढ़ आवाज आती है, दैट इज स्टैटिक चार्ज। जब आप पर्दे के पास से गुजरते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, दैट इज स्टैटिक चार्ज। जहां भी स्टैटिक चार्ज होंगे पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम बचपन में करते थे स्केल लेकर के बाल, राइट। अब हम वही चीज देखने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक चार्ज करेंगे, वी विल यूज अ प्लास्टिक स्केल, हम स्टैटिक चार्ज जनरेट करेंगे और देखेंगे हम पार्टिकल्स तो नहीं ले सकते बट कुछ विजिबल पार्टिकल्स हमने बनाए यहाँ पे, हमने कुछ विजिबल पार्टिकल्स बनाए। अब हम ये देखते हैं कि ये पार्टिकल्स किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। स्टैटिक चार्ज हम जनरेट करेंगे और हम देखेंगे आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़रा स्टैटिक चार्ज जनरेट स्ट्रांगली जनरेट करिए। अब आप देखिए, मतलब पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। इसी तरीके से आपके पिलो में भी स्टैटिक चार्ज क्रिएट होते हैं और जितने भी पार्टिकल्स। सवाल है जी कि जैसे ये स्टैटिक चार्ज जनरेट हो रहा है जी, बट फैन चल रहा है, हवा है, तो क्या ये स्टैटिक चार्ज हवा से खत्म नहीं होगा? आप खुद ट्राई करके देख लीजिए। आप स्टैटिक चार्ज जनरेट करिए। कैसे करूं? आप स्टैटिक चार्ज जनरेट करिए। ओके, अब आप फूंक मारिए इस पे। अब आप देखिए स्टैटिक चार्ज है कि नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब कि फैन से स्टैटिक चार्ज नहीं जाती। तो यानी कि शार्प अब हम ये देखते हैं कि शार्प का एयर प्यूरिफायर किस तरीके से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को न्यूट्रल। अब आप ऐसा करिए, अब आप दोबारा चार्ज जनरेट करिए। अब मैं एयर को ऑन कर रहा हूं। अब आप इस पे एक सेकंड दोबारा करिए, एक बार और करिए स्टैटिक चार्ज जनरेट। अब आप इस पे एक बार रखिए इसको थोड़ी देर के लिए, उल्टा कर लीजिए एक बार। कितनी देर रखना चाहिए? बस ये 5-10 सेकंड। अब अरे दिस इज अमेजिंग। हाँ, क्या दोबारा करना चाहेंगे? दोबारा करना और पास ले जाइए। ये तो दोबारा करना चाहिए। देखिए दोबारा करिए। ओके, दोबारा करिए। अब आप इस पे ले आइए। 5-10 सेकंड, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए एक बार। बस अब आप देखिए, मैं बहुत पास ले जा रही हूं। एकदम पास लेके जाइए, एकदम पास लेके जाइए। एक सवाल और जी। अब मैं तो एक लेडी हूँ, मेरे बाल लंबे हैं, तो ये मेरे को लगता है कि कहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारे लेडीज के लिए कहीं ज्यादा तो प्रोड्यूस नहीं होती। क्या हम एक किसी को जेंट्स को बुला करके सकते हैं कि उनके बाल हमारे बाल में ज्यादा असर है? बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेट अस कॉल मिस्टर देव। ओके, देखिए एक और मिस्टर देव प्लीज। वन मोर, एक और चीज़ हमें जो समझना है वो ये है कि स्टैटिक चार्ज की कंडीशंस जो है वो ड्राई सरफेसेस है और नॉन कॉटन सरफेसेस है। जो कपड़े पहनते हैं, जो हेयर है, जो फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं, जो नॉन कॉटन सरफेस, फ्रिक्शन, ड्राइनेस, ये 3 कंडीशन है स्टैटिक चार्ज क्रिएट होने के लिए। बट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हम ये देख लेते हैं कि मिस्टर देव प्लीज ट्राई टू जनरेट स्टैटिक चार्ज ऑन योर हेयर। चार्ज जनरेट करिए और देखिए अब के अट्रैक्ट हो रहे हैं। आइए, हाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब यानी कि मेल और फीमेल दोनों के बालों में स्टैटिक चार्ज जनरेट हो रहा है। बिल्कुल। और शार्प इसको खत्म कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब आप जनरेट करिए। अब आप देखिए कि ये किस तरीके से इसको भी कर रहा है कि नहीं। अब दोबारा जनरेट करिए। अब आप इसमें आ जाइए। Okay, I have to go there. अब दोबारा कर लीजिए एक बार और कर लीजिए जनरेट करके। यहाँ ले आइए, कर लीजिए थोड़ा सा एक बार। अब आप देखिए अट्रैक्ट नहीं होंगे। That's amazing. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब आगे बढ़ते हुए हम कैटेगरी 2 पे आते हैं। कैटेगरी 2 एक स्मेल या गैस की कैटेगरी है। कई सारे ऐसी गैसेस होते हैं जो हमें फील होती है, स्मेल जिसकी हमें इंटेंसिटी स्मेल की आती है। कई गैसेस ऐसे होते हैं जिसकी स्मेल नहीं आती, बट दोनों इक्वली हमें नुकसान पहुंचाता है। अब हम ये देखते हैं कि एक स्मेल को शार्प का एयर प्यूरिफायर किस तरीके से ख़त्म करता है। मैं गुरशरण जी को बुलाना चाहूँगा। गुरशरण जी प्लीज़ एक बार आइए। जी नमस्ते। नमस्ते गुरशरण जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपसे कुछ एक बेसिक चीज़ें पूछना चाह रहा था कि जैसे आप किसी
कमरे के अंदर गए और आपने देखा कि वहाँ कुछ स्मेल है, तो हमारी रिएक्शन क्या होती है? हम या तो एयर फ्रेशनर यूज करते हैं या फिर परफ्यूम लगा लेते हैं ताकि वो स्मेल हम लोगों को ना आए। क्या आप जानते हैं कि जब हम कोई परफ्यूम यूज करते हैं या जब हम कोई रूम स्प्रे लगा देते हैं, तो जो ओरिजिनल बैड स्मेल है, जो ओरिजिनल स्मेल जो हमें महसूस हो रही थी, वो कभी खत्म नहीं होती। वो जैसे आपका ये स्मेल है, वो आपको महसूस हो रहा है, हमें स्मेल वही महसूस होती है जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, राइट? तो ये जैसे ये एक स्मेल है जो हमें महसूस हो रही है, तो हमने क्या किया, हमने एक ज़्यादा इंटेंसिटी का एक और स्मेल डाल दिया है, परफ्यूम। ये आपका परफ्यूम आ गया तो इसका इंटेंसिटी बढ़ गया, तो ये स्मेल गया नहीं, ये स्मेल वही है, बट ये चूंकि इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है तो आपको महसूस ये हो रहा है, महसूस कम नहीं हो रहा है, महसूस ये हो रहा है, बट दोनों स्मेल आपके अंदर आ रही है। तो गैस और स्मेल दोनों इक्वल तरीके से हमें नुकसान पहुंचाता है। ये जो आपने परफ्यूम दिया है वो भी एक गैस है। सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, जो मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ करते हैं, जो रूम क्लीनर्स यूज़ करते हैं, वो हर एक चीज़ में कई ना कई तरीके से गैस या वीओसीज होते हैं। डिटॉल का पोछा वगैरह लगाते हैं। डिटॉल तो कुछ हद तक सही है, लेकिन जो जनरली जो हम रूम क्लीनर्स यूज़ करते हैं वो उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें गैसेस होते हैं जो बाइंडिंग केमिकल्स दिए होते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि शार्प का जो एयर प्योरीफायर है वो किस तरीके से स्मेल को ख़त्म करता है। अच्छा, तो हम कॉफ़ी यूज़ करेंगे। ओके। कॉफ़ी एक बहुत कॉमन स्मेल है जी, राइट? तो आप कॉफ़ी को अपने दोनों हाथ में ले लीजिए इक्वली। काफी है इतनी? हाँ, थोड़ा कम कर लीजिए, इसको ऐसे मल लीजिए दोनों हाथों में। अब आप इसके अंदर डाल दीजिए वापस, जो टुकड़े हैं उसको थोड़ा सा खाली कर लीजिए इसमें। ओके। अब आप देखिए, बहुत गंदी स्मेल है। हाँ, इसको सूंघने से पता लग रहा है, अदरवाइज पीने में बड़ी अच्छी लगती है। वेरी राइट। अब आपके स्मेल किसमें ज़्यादा है दोनों में से? लगभग एक जैसे हैं, तो एक को इसके ऊपर रखिए, आप ये वाला रखिए, और एक को कितनी देर रखिए पीछे। ये जनरली 10 से 15 सेकंड रखना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ 10-15 सेकंड में। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको हम डेमो दिखा रहे हैं, लेकिन ठीक इसी तरीके से रूम के अंदर पूरे फैल के ये प्लाज्मा क्लस्टर स्मेल को न्यूट्रलाइज करता है। इसमें 3 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम ये डेमो दे रहे हैं, पहली बात तो ये प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक्टिव तरीके से, मतलब मशीन के बाहर निकल के चीज़ों को ख़त्म करता है, किल करता है। दूसरा, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं या स्मेल है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब ख़राब चीज़ों को अच्छे चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सरफेस, मतलब हवा से तो निकालते ही निकालते हैं, सरफेस निकाल सकता है। वाह, इस हाथ में तो स्मेल नहीं है, पर इसमें तो अभी वैसे ही मौजूद है। अब आप एक चीज देखिए कि कॉफी के ट्रेसेस अभी भी हाथ में हैं, लेकिन स्मेल रिड्यूस हो गए हैं। ओह ग्रेट। ये तो ठीक इसी तरीके से पूरे रूम के अंदर ये स्मेल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। फैंटास्टिक। क्या इस डेमो के लिए मैं अपने एक और क्लिप को बुला? जी बिल्कुल बिल्कुल बुलाइए। क्या आप आएंगे? जी अजय जी, हम एक कॉफ़ी का डेमो कर रहे थे ये देखने के लिए कि शार्प एयर प्योरीफायर किस तरीके से स्मेल को ख़त्म कर सकता है रूम के अंदर। तो जैसे ये कॉफ़ी है, इसको आप दोनों हाथ में ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा दोनों हाथों में, बस काफ़ी है, दोनों हाथों में मल लीजिए। जो एक्सेस है इसमें बोल में डाल दीजिए, इसको झाड़ दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए स्मेल इसमें कैसे हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ राइट। अब एक हाथ को आप इसके ऊपर रखिए जो भी ज़्यादा है, और एक को इसके पीछे। हम ये मशीन के पास लेके इसलिए देखना चाह रहे हैं बिकॉज हमें इंस्टेंटली इसका चेक करना है। ठीक इसी तरीके से पूरे कमरे के अंदर ये प्लाज्मा क्लस्टर फैल के ये स्मेल को हवा से ही नहीं, सरफेस से भी निकाल सकता है। अब आप देखिए स्मेल काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया होगा इतनी देर में, तो खत्म हो गया था बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब देखिए कॉफ़ी के ट्रेसेस तो है,
लेकिन रियली ये काम करता है। अब हम एक और डेमो देखते हैं जिसमें हम एक स्मेल को न्यूट्रलाइज करने की और कोशिश करेंगे। इसमें मैं मिस्टर पुनानी जी को बुलाना चाहूँगा। मिस्टर पुनानी प्लीज़ कम। हमें हेलो मिस्टर मुजुमदार। हेलो। नाउ हम एक्चुअली ये यहाँ आ जाइए, हम ये देखना चाह रहे हैं कि प्लाज्मा एयर प्योरीफायर स्मेल को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करता है। तो हम जितने भी सब्सटेंस ले रहे हैं जिसमें स्मेल है, जैसे वाइट बोर्ड मार्कर में भी स्मेल होता है। अब हम 2 विजिटिंग कार्ड्स में वाइट बोर्ड मार्कर से मार्क करेंगे। आपको भी पता है कि वाइट बोर्ड मार्कर में स्मेल होती है, दोनों में स्मेल है। बहुत खतरनाक स्मेल है। मैं ऑन कर रहा हूँ और एक विजिटिंग कार्ड को मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि हम इसके पास इसलिए ला के कर रहे हैं कि हम इसकी इफेक्टिवनेस थोड़ा तेज़ देखना चाहते हैं कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। ठीक इसी तरीके से पूरे रूम में फैल के क्लीन करेगा। अब आप देखिए स्मेल रिड्यूस हो गया होगा। इसकी तो काफ़ी कम हो गई है। अब आप देखिए इसमें अंदर अभी भी होंगे। इसकी तो वैसे ही है। थैंक यू, थैंक यू। अब हम ठीक इसी तरीके से कई और स्मेल के डेमो हम देख सकते हैं। जैसे एक सिगरेट है, सिगरेट के भी स्मेल होते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं उसके हाथ में स्मेल होते हैं, और सिगरेट टोबैको से हम यूज़ करके इसको स्मेल का डेमो देखने की कोशिश करेंगे। मिस्टर सिंह, मिस्टर देव प्लीज़ कम। मिस्टर देव वेलकम अगेन। नाउ हम आपसे सिगरेट का एक डेमो करवाएंगे जिसमें टोबैको को हल्का सा हम अपने हाथ में लेंगे और ठीक उसी तरीके से हम इसको दोनों हाथ में ऐसे ही मल लेंगे। सो इट विल हैव इक्वल स्मेल ऑन बोथ द हैंड्स। है, इक्वल स्मेल है। अब एक हाथ को रखिए। जैसे मैंने 3 पॉइंट पहले भी कहा था कि क्लस्टर इज ए एक्टिव टेक्नोलॉजी, बाहर निकल के चीज़ों को सकता है, कहीं भी है, सरफेस से भी निकालता है, हवा से भी निकालता है। थर्ड, ये न्यूट्रलाइज करता है चीज़ों को, न्यूट्रलाइज करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता, खत्म कर देता है। ये स्मेल कितना कम हुआ है। अगर ये 10 है तो अभी ये कितना है? 1। वेरी गुड। सो ठीक इसी तरीके से स्मेल जो मिस्टर पुनानी आप एक बार वेरीफाई कर दीजिए। राइट। अब हमें मालूम है कि करेंसी कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, आपको पता है, स्पेशली 10 रुपये 20 रुपये के करेंसी नोट। हम करेंसी नोट के स्मेल को रिड्यूस करके भी दिखा सकते हैं कि करेंसी नोट के अंदर कई तरीके की स्मेल होती है। अब देखिए स्मेल है, पसीने की स्मेल होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ों की स्मेल होती है। ठीक इसी तरीके से करेंसी नोट को भी हम इसके ऊपर एक्सपोज करके देखें कि करेंसी नोट में से स्मेल रिड्यूस हो सकता है कि नहीं। इसमें ऐसी डेमो दिखाने के लिए 10-15 सेकंड तक रखना काफ़ी है, काफ़ी होगा। सो अब आप काफ़ी दूर हो गया, काफ़ी कम हो गया होगा, काफ़ी कम हो गया पूरी, बट काफ़ी। हम लोग कैटेगरी 2 स्मेल डेमो के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं और हम अब देखना चाहेंगे कि VOCs, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए, वो शार्प का एयर प्योरीफायर किस तरीके से रिड्यूस कर सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि VOCs जो है, पेंट फ्यूम्स, टॉयलेट्स, जितने भी हम हाउस होल्ड क्लीनर्स यूज़ करते हैं, सब में VOCs होते हैं। सो मैं इसके लिए मिस्टर सिद्धार्थ को बुलाना चाहूँगा। मिस्टर सिद्धार्थ कम। यस सर। मिस्टर सिद्धार्थ, हम अब एक डेमो देखेंगे। इट विल बी अ वेरी डेंजरस डेमो टू ट्राई। एमोनिया यूज़ करेंगे हम। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एमोनिया कहाँ पाए जाते हैं। एमोनिया का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है टॉयलेट्स में। जो टॉयलेट की आपको स्मेल होती है वो है एमोनिया। हमारे स्वेट,
जो स्वेट स्मेल है उसमें एमोनिया होते हैं। सिगरेट जो स्मोक करते हैं उसमें भी कुछ हद तक एमोनिया होते हैं। यानी जितने भी स्ट्रॉन्ग जो भी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, सिगरेट, स्वेट, पसीने में जो स्मेल होती है वो एमोनिया की स्मेल होती है, और टॉयलेट। अब हमने मार्केट से एमोनिया लिया है जी। यू हैव टू बी वेरी, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एमोनिया स्मेल जो है बहुत स्ट्रांग होता है, तो एमोनिया को हैंडल करने से पहले आपको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। हमने मार्केट से एमोनिया लिया है जी। और ये एक पीएच सोल्यूशन है जी। जब हम एमोनिया में पीएच सोल्यूशन ऐड करते हैं तो ये कलर से पता लगता है कि ये कितना एसिडिक है। जैसे आपने देखा कि हमने एमोनिया में जी। ये पीएच सोल्यूशन मिलाया था, तो अब ये हाईली एसिडिक हो गया है। इसका मतलब जैसे ये हाईली एसिडिक है। हाईली एसिडिक हो गया है। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये एक तो कलर भी चेंज होगा इसका, हाँ जी। दूसरा इसमें स्मेल भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा लूँगा बिकॉज एमोनिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होते हैं, और जैसे आपने देखा ये अभी कलर इसका वायलेट हो गया है, जो इसके साथ आप मैच कर सकते हैं। इसमें थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होते हैं। आई एम सॉरी अबाउट इट। ये ऐसा है जैसे आपने मुझे 50 से 100 पब्लिक टॉयलेट में एक साथ घुस दिया। अब हम इस डेमो की इफेक्टिवनेस जब हम देखेंगे तो इसमें एक तो कलर चेंज होगा इसका, दूसरा स्मेल बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैं एक और बात स्ट्रेस करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे कि ये जो डेमो हम कर रहे हैं ये दुनिया के किसी भी एयर प्यूरीफायर में नहीं पॉसिबल है। जो भी हमने स्मेल का डेमो किया है ये किसी भी एयर प्यूरीफायर में नहीं पॉसिबल है जो एक्टिव तरीके से स्मेल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, न्यूट्रलाइज कर सके। अब आप देखिए कि कलर चेंज हो गया इसका। हाँ जी। और स्मेल भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, पहले तो नाक लेना पॉसिबल ही नहीं था और अब नाक डाल के सूंघना पड़ रहा है कि स्मेल कहाँ एक और बार आप करना चाहेंगे या किसी और को बुलाना चाहेंगे अपने कलीग को ये देखने के लिए? कुलीग गुरुशरण जी को इनवाइट करना चाहूंगा और ये डेमो में उनके साथ उनको मैं रादर दिखाना चाहूंगा। जैसे गुरुशरण जी ये टिश्यू पेपर है जी जी। और ये अमोनिया है। अमोनिया मुझे अभी जैसे शरदेंदु जी ने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है। जैसे हम पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आती है, तो ये भी कुछ उसी तरीके से है। थोड़ा सा ये अमोनिया मैंने यहाँ इस टिश्यू पेपर पे डाला। जी जी जी। आप देखो सर, जैसे जो इसका कलर था वो कलर इस टिश्यू पेपर में भी आ गया। जी जी। और अगर आप इसको थोड़ा सा स्मेल करें, कैसी स्मेल है सर? मुझे तो अपनी वर्कशॉप की याद आ गई उसमें केमिकल्स यूज करते थे। एब्सोल्युटली। तो इतनी गंदी और इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल, और आप ओपन कर लीजिए करके सर न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, ये करके सर इसको हम ये भी देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो रहा है। ओके। गुरशरण जी, तब तक आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आप इसको डाल के आप ऐसे ही छोड़ दीजिए कि देखिए कि कलर चेंज होता है कि नहीं। ओके, रहने दीजिए वहीं पे, वहीं छोड़ देखते हैं कि कलर चेंज होता है कि नहीं। पे छोड़, वहीं पे छोड़ देते हैं। तो ये करीब से अभी आप देखिए कलर चेंज हो गया है, तो आप गुरशरण जी को। ओके, तो गुरशरण जी कलर चेंज हो गया इसमें के साथ, तो ये बहुत ज्यादा फर्क है। ओके। हाँ, ये लेस एसिडिक हो गया ना, अभी लेस एसिडिक हो गया। ये बिल्कुल साफ है एकदम। ओके, अब कलर तो चेंज हो गया। गुरशरण जी इसको स्मेल करके देखिए सर इस बार, अभी क्या पोजीशन है? स्मेल तो है ही नहीं। अब आप उसमें देखिए, अभी भी लगभग 10-15 सेकंड हो गए, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा स्मेल है। मुझे यहाँ से आ रही है हाँ, स्मेल। तो उसमें कलर भी अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। बिल्कुल अमेजिंग। इट्स अमेजिंग सर, इट्स तो बड़े कमाल का। अब हम कैटेगरी 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक बंद कमरा, जब आप कमरे को बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए या ज़्यादा देर के लिए, एक भारीपन महसूस होता है उस कमरे में। जब हम एक एसी कमरे में सोते हैं और जब हम सो के उठते हैं तो एक हेवीनेस महसूस होती है, लेकिन जैसे ही आप बैल्कनी में चले जाते हैं या किसी और खुले जगह में चले जाते हैं तो आपको हल्कापन महसूस होने लगता है। सो एक जहाँ वेंटिलेशन कम है वहाँ जाहिर सी बात है कि हेवीनेस आपको महसूस होगा। मैं अब फिर से मिस्टर देव को बुलाना चाहूँगा जो कि सफोकेशन और स्टिलनेस के बारे में अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तकरीबन 2 महीने से मैं प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। अभी हाल ही में टू बी प्रिसाइज 25 जुलाई को हम सारे फैमिली लोग, हम लोग गोवा गए 5-6 दिन के लिए घूमने के लिए। हमने एक कमरे में
इस एयर प्यूरीफायर को मेरे बेडरूम में स्पेशली इसको हमने ऑन रखा, क्योंकि शुभेंद्र जी ने मेरे को बताया था कि इस एयर प्यूरीफायर को आप 24/7 365 डेज ऑन रख सकते हैं। बेडरूम के कमरे में ये ऑन रहा। गोवा में छुट्टियां बिताई, जब हम घर वापस आए तो बाकी कमरों में मुझे बड़ा भारीपन लगा। मैं एकदम से बेडरूम में गया तो वहाँ पे एयर ऐसा था बिल्कुल जैसे कि फॉरेस्ट में जैसा एनवायरनमेंट होता है, हवा वैसी थी। आई कुड ब्रीथ, सांस बड़े आराम से ले रहा था और बिल्कुल उस कमरे में किसी भी तरह का ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था कि वो कमरा कई दिनों से बंद है। दैट इज द पावर ऑफ दिस एयर। थैंक सो मच सर। जैसे हमने अभी देखा कि कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 5 को हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके देखा। कैटेगरी 4 के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे पास 22 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट है जो ये कंफर्म करता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मोल्ड जैसे कई तरीके ही नहीं फिस्क से भी किल कर सकता है। अब हम कैटेगरी 1 में आ जाते हैं, जिसमें जो कि एक मेथड से HEPA फिल्ट्रेशन के जरिए ये चीज़ों को हवा में से निकाल सकता है। अब मैं फिर से मिस्टर देव, मिस्टर सिंह, मिस्टर पुनानी और मिस्टर सिद्धार्थ को बुलाना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको फिल्ट्रेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा। फिल्ट्रेशन सिस्टम में हमारे पास 2 तरीके के फिल्ट्रेशन सिस्टम हैं। एक है ये प्री फिल्टर जो कि नॉर्मल एसी की तरह होते हैं। इसको आप नॉर्मली वॉश कर सकते हैं टैप वाटर के नीचे, जैसे नॉर्मली हम एसी के फिल्टर वॉश करते हैं। ये वॉशेबल फिल्टर है, ये लाइफ टाइम फिल्टर है, इसको रिप्लेसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट समय समय पे आपको ये देखना है कि इसके अंदर धूल मिट्टी ना चिपक जाए। दूसरा है HEPA, इसको कहते हैं HEPA, हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर। हर कोई HEPA देता है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा HEPA बेटर है? HEPA 2 तरीके से पहचाना जाता है। ट्रू HEPA 2 तरीके से, एक है कि इसकी सरफेस एरिया कितनी है, नंबर ऑफ फोल्ड्स कितने हैं, थिकनेस क्या है। मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें कई फोल्ड्स हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है HEPA फिल्टर का और थिकनेस भी रीजनेबल है। फोल्ड का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ फोल्ड्स मतलब जब आप खोलेंगे उतना ही सरफेस एरिया बड़ा होता है। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ही ज़्यादा पार्टिकल्स एक साइकिल में ट्रैप होंगे, मतलब कम समय में ज़्यादा पार्टिकल्स ट्रैप हो सकते हैं। अब अगर किसी और ब्रांड ने छोटा फिल्टर दे दिया तो इसका मतलब ये फिल्टर उनसे बेटर एफिशिएंट है। अब दूसरा इसका स्पेसिफिकेशन या अंडरस्टैंडिंग ये है HEPA फिल्टर का, इसकी क्लीन एयर डिलीवरी रेट। इसका मतलब कि जैसे 1 घंटे में कितनी वॉल्यूम हवा ये साफ़ कर सकता है, या 1 घंटे में कितनी बार रूम की हवा साफ़ कर सकता है। एक थंब रूल है, इसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट है 168 क्यूबिक मीटर पर आवर। अगर आप इसको करीब 120 स्क्वायर फीट कमरे में आप इसको लगाते हैं, जनरली बेडरूम 120-130 स्क्वायर फीट की होती है, तो 1 मिनट में करीब 12 स्क्वायर फीट पर मिनट, 168 क्यूबिक मीटर पर आवर। अगर आपकी सीलिंग हाइट करीब 9 फीट की है तो 12 स्क्वायर फीट से 13 स्क्वायर फीट ये पर मिनट क्लीन करेगा। तो मतलब 10 मिनट के अंदर 130 स्क्वायर फीट क्लीन करेगा 10 मिनट में। तो मतलब 1 घंटे में ये 6 बार क्लीन कर सकता है। सर ये क्लीन एयर डिलीवरी रेट जो आपने बोला, जी आपने बोला 168 क्यूबिक मीटर पर आवर। सर वो स्पीड फैन की वजह से है कि इसकी वजह से? वो इसकी स्पीड के ऊपर फैन की स्पीड के ऊपर, लेकिन इसकी भी एफिशिएंसी डिपेंड करता है कि ये कितनी हवा को इसके अंदर एक बार में क्लीन कर ट्रैप कर सकता है। फैन और इसका कॉम्बिनेशन से एग्जैक्टली फैन और इसके सरफेस एरिया का कॉम्बिनेशन है। तो क्लीन एयर डिलीवरी रेट जितना ज़्यादा उतना बेटर, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना बेटर। सर एक सवाल आया था कि ये जो फैब्रिक है जी, ये हमारा जो शार्प का जो HEPA है, इसका जो फैब्रिक है ये कौन से ग्रेड का फैब्रिक? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि HEPA के जो फैब्रिक्स हैं वो क्लास 10 से लेके क्लास 14 तक होते हैं। क्लास 14 का मतलब है कि इट कैन ट्रैप 99.97% ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब
1 लाख में से 3 पार्टिकल निकल जाएंगे। दैट मींस द बेस्ट। दैट्स द बेस्ट। शार्प जो है क्लास 14 के फैब्रिक यूज करते हैं। अब क्लास 10 जो है वो 85% तक चीज़ों को ट्रैप कर सकता है। राइट, ओके, तो दैट मींस इट इज अ वेरी हाई क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी फैब्रिक एज ऑफ नाउ। 99.999 भी हो सकते हैं फैब्रिक, लेकिन उसके इसमें क्या होगा कि इसकी क्लीन एयर डिलीवरी रेट कम हो जाएगी। जनरली एयर प्योरीफायर्स में क्लास 14 तक यूज होते हैं, जो कि 99.97% तक एफिशिएंसी होते हैं। राइट सर, थैंक यू सर। और सर एक सवाल था कि जब हम इस यूनिट को यूज करेंगे तो दरवाजे और खिड़कियां उस समय बंद रखने हैं या खुले भी हो सकते हैं? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हर घर में हमें 5 से 6 घंटे तक वेंटिलेशन करना चाहिए जी। आपने हमारे एवी में देखा होगा कि वेंटिलेशन करने की सलाह है। हाँ जी। सुबह और शाम, तब आप इसको ऑफ कर दीजिए। यानी कि जब हम दरवाजे खुलेंगे, जैसे दरवाजे खिड़की क्रॉस वेंटिलेशन के लिए जब आप उस समय आप इसको बंद कर दीजिए, बाकी हर समय ये ऑन रहना चाहिए। इस पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसको एक ही कमरे में आप यूज़ करिए। जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, आप उस कमरे में इसको यूज़ करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी एक्सपोजर जो है रिड्यूस हो सके। जिस कमरे में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उस कमरे में आप इसको यूज़ करिए और अपनी एक्सपोजर को रिड्यूस करिए। एक क्वेश्चन मेरा भी था जी, कि जो लोग कूलर वगैरह यूज करते हैं, क्या वो अपने रूम में इसे यूज कर सकते हैं? जब आप कूलर यूज़ करते हैं तो दरवाजे खिड़की जनरली बंद होते हैं। किसी भी बंद कमरे में, जो भी लेस वेंटिलेटेड रूम है, वैसे हर कमरे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो भी लेस वेंटिलेटेड, नो सनलाइट और एयर कंडीशनड या कूलर वाले कूलर की हवा जो कमरे में आती है वो भी फ्रेश होती है या बाहर से हवा तो खींच रही है, तो सफोकेशन आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन कूलर के साथ साथ कई इन्फेक्शंस और रूम के अंदर एलर्जेंस तो होते ही होते हैं। मतलब उसमें भी फायदा, उसमें भी यूज हो सकता है। प्यूरिफायर है जो जर्म्स को भी, हाँ, बैक्टीरिया को भी, राइट। मतलब देखिए, रूम के अंदर कई तरीके की प्रॉब्लम होती है। ये एक हॉलिस्टिक परफॉर्मेंस देता है आपको हर चीज़ के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इंस्टेंटली नहीं है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इंस्टेंटली तो प्लाज्मा क्लस्टर इक्वल्स टू नेचर्स डिटर्जेंट। प्लाज्मा क्लस्टर इज अ नेचर्स वे ऑफ प्यूरिफिकेशन, और नेचर में हर एक चीज़ जो है उसकी एक लाइफ होती है, उसकी एक पीरियोडिसिटी होती है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके ये स्विचेस वगैरह, हाँ, इसका पैनल मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि इन पॉइंट ये है कि जब आप ये प्रोडक्ट आप रिसीव करते हैं और बॉक्स से निकालते हैं, तो ये फैक्ट्री मोड में होता है। तो आप पावर पे प्लग करने के बाद इसमें एक छोटा सा सेटिंग करना पड़ेगा। ये प्लाज्मा क्लस्टर ऑन ऑफ बटन और ये मोड बटन, इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली प्रेस करके रखिए। कितनी देर तक सर? करीब 3 सेकंड तक ये 3 लाइट जल जाएगी। जैसे ही ये 3 लाइट जल जाए तो आप इसको रिलीज कर दीजिए। जैसे ही ये लाइट ऑफ हो जाएंगी, इसका मतलब इसमें 2 सेटिंग हो गए। एक है ऑटो रिस्टार्ट, मतलब जब भी ये किसी पावर फ्लक्चुएशन से या पावर कट से ये ऑफ होता है तो दोबारा ये लास्ट बिजली आने दोबारा अपने आप चालू हो जाएगा। और दूसरी सेटिंग इसमें ये होती है कि जब आप इसको पावर ऑन ऑफ करते हैं तो लास्ट जो सेटिंग है वो मेमोराइज कर लेता है। तो ये सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको पावर ऑन कर सकते हैं। ये पावर ऑन बटन है, इसको पावर ऑन करेंगे तो जो लास्ट मोड है इसकी सेटिंग की, तो उसी में ऑन होगा। अब हम इसके फैन सेटिंग में आते हैं, और ये प्लाज्मा क्लस्टर का जो सेटिंग है, ये प्लाज्मा क्लस्टर हमेशा ऑन रहेगा। ये ब्लू लाइट हमेशा ऑन रहेगा। अगर इसको हम ऑफ कर दें तो इसका मतलब प्लाज्मा क्लस्टर ऑफ हो गया, बाकी फिल्ट्रेशन सिस्टम काम कर रहा है, बट प्लाज्मा क्लस्टर आपको हमेशा ऑन करके रखना पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे रात को आप सो रहे हैं और ये आपको लाइट बॉदर कर रहा है, तो आप इस लाइट को भी ऑफ कर सकते हैं। इस मोड बटन को अगर आप 3 सेकंड प्रेस करेंगे, सिर्फ मोड बटन को, तो ये वाला प्लाज्मा क्लस्टर की लाइट ऑफ हो जाएगी, लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर काम कर रहा है। ये तो हमारा यूनिक पॉइंट है। एग्जैक्टली, प्लाज्मा क्लस्टर काम कर रहा है, बट
लाइट ऑफ हो गया, क्योंकि रात को परेशानी हो सकती है। पर ये बहुत अच्छा नाइट लैम्प का भी काम करता है। राइट। अब हम दोबारा से प्लाज्मा क्लस्टर को ऑन कर देते हैं। इसमें आप देखेंगे मोड में 3 मोड्स हैं, एक है नाइट मोड, एक है मीडियम, एक है हाई फैन स्पीड। अगर आपकी रूम साइज 120 स्क्वायर फीट तक है तो आप इसको मीडियम फैन स्पीड पे ऑपरेट कर सकते हैं। अगर रूम साइज 150 180 से ऊपर है तो आप इसको हाई फैन स्पीड पे ऑपरेट करिए। और रात को अगर आपको ये नॉइज़ इसकी बॉदर करती है तो आप इसको नाइट मोड में भी रख सकते हैं। नाइट मोड में अपने आप ये लाइट ऑफ हो जाती है। नाइट मोड में रखने से अपने आप ये लाइट ऑफ हो जाती है, लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर ऑन है। और फैन की स्पीड भी कम, फैन की स्पीड लो फैन स्पीड हो जाती है, लो फैन स्पीड हो जाती है। ये लाइट ऑन रहेगी, ये लाइट ऑन रहेगी, ये बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करता ये लाइट। अब हम दोबारा से मीडियम मोड में आ जाते हैं। एक मोड आपने और देखा होगा कि इसमें एक हेज़ मोड है। मैं आपको पहले हेज़ समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ हेज़ और ये किस दौरान ये हेल्पफुल होता है। सर्दी के टाइम पे या जब हम ऑटम मतलब सितंबर के बाद फरवरी तक ड्यू बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्थ में साउथ में भी, कोस्टल बेल्ट में इतना ज़्यादा नहीं होता है लेकिन इंटीरियर्स में ड्यू होते हैं, उमस। अब वो उमस जब गिरते हैं और रात में जो गाड़ियाँ चलती हैं या फैक्ट्री से धुआं निकलते हैं, वो उमस और फैक्ट्री के धुआं जो है मिक्स हो जाते हैं और लोअर एटमॉस्फेयर में वो लॉक हो जाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक धुंधलापन महसूस होता है, क्योंकि लोअर एटमॉस्फेयर में सारे चीज़ें जो है लॉक हो गया। जिनको सांसों की बीमारी है, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, स्पेशली बुजुर्ग या छोटे बच्चे, उस दौरान काफ़ी तकलीफ होती है। वो चीज़ उनके डायरेक्ट मतलब जो चीज़ें ऊपर चली जानी चाहिए थी वो लॉक हो गया लोअर एटमॉस्फेयर में, तो वो काफ़ी तकलीफ देती है। तो स्पेशली एक हेज़ मोड इस प्रोडक्ट में रखा गया है। हेज़ मोड में फ़ैन बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेट करता है। हाई स्पीड पे ऑपरेट करने से ये होता है कि जितने भी मॉइस्चर है और जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है इंस्टेंटली उसको ट्रैप कर देते हैं और प्लाज्मा क्लस्टर भी बहुत हाई इंटेंसिटी पे काम करता है। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई सक्शन एंड हाई डेंसिटी प्लाज्मा क्लस्टर। ये प्लाज्मा क्लस्टर भी हाई इंटेंसिटी पे निकलते हैं और सक्शन भी बहुत तेज़ हो रहा है, तो 20-25 मिनट के अंदर आपकी रूम जो है हेज़ मोड से मुक्त हो जाएंगे। और इसका मतलब तो ये है कि जो लोग अस्थमा के पेशेंट्स हैं, खास करके इस सीजन में जब सर्दियाँ होती हैं, हवा भारी हो जाता है, राइट, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और आजकल पेपर में भी आ रहा है कि एयर पोल्यूशन से ज़्यादा मर रहे हैं, राइट। तो उस वक्त ड्यूरिंग दिस पीरियड हमें हेज मोड पे ही रखना है इसको। देखिए हेज़ मोड एक 60 मिनट का प्री डिफाइंड ऑपरेशन है। ओके। जब आप हेज़ मोड में रखते हैं 60 मिनट के बाद ये हेज़ मोड ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक प्रीवियस मोड में चला जाता है। सो अगर आपको तकलीफ है, अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा परमानेंटली इसको हाई फैन स्पीड पे रख दीजिए। हम बाहर उसको दबाना पड़ेगा, इसको हाई फैन स्पीड पे रख दीजिए। हेज़ मोड एक ऐसा सिचुएशन है जब आपने सुबह उठ के देखा कि हेज़ है तो आपने हेज़ मोड ऑन कर दिया, 60 मिनट के अंदर रूम आपकी क्लियर होगी। जो समुद्री इलाके होते हैं जहाँ पर वेदर थोड़ा अलग टाइप का होता है, वहाँ पर इसके क्या बेनिफिट्स हैं? बिल्कुल, ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट कहा कि देखिए जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी स्मोक है, वो समुंदर किनारे इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनके रूम के अंदर मोल्ड, फंगस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, स्मेल की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, फर्नीचर से स्मेल निकलते हैं। तो जैसे हिली एरियाज में हम देखते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ एक सीलन सी और स्मेल होती है, स्पेशली जैसे रूम्स वगैरह के अंदर में ये जो बंद रहते हैं, तो उसमें कौन से मोड में रखना है? उसमें हाई फैन स्पीड मोड में देखिए जहाँ पे भी प्रॉब्लम एरिया है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, वहाँ पे परमानेंटली आप हाई फैन स्पीड पे रख दीजिए। जहाँ पे आप मीडियम और मतलब रूम साइज के हिसाब से आप एडजस्ट कर रहे हैं और हेज मोड कर रहे हैं तो वहाँ पे मीडियम पे रख दीजिए। और रात को सोते समय आप मीडियम पे रख सकते हैं रूम साइज के हिसाब से। अगर आपकी रूम साइज 120-30 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आप मीडियम फैन स्पीड पे रख दीजिए। अगर 150 से 180 स्क्वायर फीट के बीच में है तो आप
इसको हाई फैन स्पीड पे रख दें। है ये नाइट मोड, हाँ ठीक है, नाइट मोड अगर आप 120-30 स्क्वायर फीट की है तो आप नाइट मोड पे भी रख सकते हैं। हिल्स में मेरे काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें जी। पर उनका एक सवाल है कि हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन नहीं है, और वो फैक्ट भी है, जी। हिली एरियाज में, माउंटेन्स में पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ग्रीनरी बहुत होती है। जी। पर मैंने उनको कहा, आप बताइए मैंने सही कहा कि गलत कहा, कि फिजिकल पोल्यूशन तो नहीं है, डस्ट पार्टिकल्स तो कम है, पर जर्म शायद शहरों से ज़्यादा है, वो डस्ट माइट्स बहुत ज़्यादा होंगे। देखिए जितने भी हिली एरियाज हैं वहाँ पे धूप कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा आ नहीं पाती, राइट। जहाँ धूप नहीं आ पाएगी वहाँ इन्फेक्शन का खतरा पैदा होगा ही होगा। हिली एरियाज में कारपेट्स भी होते हैं, वुडन फर्नीचर्स होते हैं, तो जहाँ कारपेट होंगे वहाँ डस्ट माइट्स होंगे, तो इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होगा। जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहाँ पोलन का खतरा ज़्यादा होगा। सो आपने जैसे कैटेगरी 5 प्रॉब्लम्स देखे हैं, कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ पे कुछ कैटेगरीज के प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे, कुछ कैटेगरीज के प्रॉब्लम कम होंगे, लेकिन प्रॉब्लम हर जगह है। जितने भी 4 दीवारी के अंदर घर हमने बनाए हैं, धूप नहीं आ रही है, फर्नीचर्स है, वेंटिलेशन कम है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट है, प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। एक चीज इसमें यह भी आती है कि जब हम इसे अपने रूम में यूज कर रहे हैं जी। तो इसके पीछे का जगह कितनी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने कहा है कि ये इसमें कम से कम 2.5 फीट का स्पेस होना चाहिए, 2 से 2.5 फीट का स्पेस रहना चाहिए। इसका एयर सर्कुलेशन जो है ये इस तरीके से एयर सर्कुलेशन को करता है और वापस सक्शन करता है। सो इसमें ये आप उल्टा भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको दीवार के तरफ दे दिया, इसको रखना पड़ेगा ऐसे ही, कम से कम 2 से 2.5 फीट का स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा। इसको हाइट में रखें या जमीन में भी रख सकते हैं? मैं तो कहूँगा 2.5 फीट से ज़्यादा हाइट पे मत रखिए, क्योंकि इसकी साइकिल फिर क्लोज नहीं हो पाती, छोटी हो जाती है साइकिल। फ्लोर पे रखना इज दी बेस्ट आइडिया। इसके नीचे मतलब कुछ मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि मतलब 2-2.5 फीट तक हाइट तो ठीक है, बट रिकमेंड मैं करूंगा कि इसको आप फ्लोर पे रखिए। जी हेपा की मेंटेनेंस और उसकी लाइफ के बारे में कुछ बताइए। जी जी, हेपा जैसे मैंने आपको बोला एक फैब्रिक की तरह है, इसको आप वॉश नहीं कर सकते। इसको जब आप लगाएंगे मशीन के अंदर तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक इनसाइड और आउटसाइड मार्क्ड है, मतलब ये इनसाइड मतलब ये अंदर की तरफ जाएगी ये। देन हेपा के मेंटेनेंस में बहुत सिंपल है कि चूँकि एक फैब्रिक है, इसको आप धूप में अगर महीने में एक बार 3-4 घंटे के लिए अगर आप इसकी जो आउटसाइड सरफेस है इसको अगर आप धूप दिखा सकते हैं 3-4 घंटे के लिए तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बाकी नॉर्मली महीने में एक बार निकाल के इसको झाड़ दीजिए, जितने भी लूज पार्टिकल्स है वो निकल जाएंगे, बाहर झाड़िएगा। और बाकी इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसको वॉश नहीं करना है। जनरली नॉर्मल एनवायरनमेंट में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसकी फ़िल्टर लाइफ जो शार्प कहती है वो है 2 साल। 2 साल अगर आप कोई चैलेंजिंग एनवायरनमेंट जहाँ कोई सिगरेट ज़्यादा पी रहे हैं, कोई डॉक्टर्स का रूम है, तो हेपा फिल्टर की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाएगी। नॉर्मली घर के एनवायरनमेंट में 2 साल इजीली चल जाएंगे। ये थोड़ा काला पड़ जाता है कुछ महीनों के यूज के बाद। हाँ। मेरा वाला काला पड़ गया। राइट, इट डजंट मैटर, इट काला पड़ रहा है मतलब वो आपके शरीर के जाने के बजाय यहाँ पे ट्रैप हो गया। अच्छी बात है। इसे जब धूप में रखना है तो इसे मतलब हमें इस तरीके से आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड नहीं हवा पास नहीं, आउटसाइड सरफेस मतलब धूप, आउटसाइड सरफेस जो है वो धूप मिले, आउटसाइड सरफेस को धूप मिले। सीधा छत के ऊपर जमीन पे कागज बिछा के रख सकते हैं, नॉर्मल एक कागज बिछा के रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।